अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं ई नॉलेज बाय आसिम। व्यूअर्स, पाकिस्तान में मेडिकल डिवाइसेस को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है ड्रैप का एनओसी, जिसे लाइसेंस टू इंपोर्ट मेडिकल डिवाइसेस भी कहा जाता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपको ये एनओसी हासिल करने का तरीका जो है वो बताया था। इस वीडियो के बाद हमें बहुत से व्यूवर्स की तरफ से व्हाट्सएप और ईमेल्स मौसूल हुई, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात शामिल थे, जो कि ड्रैप्स, जिसमें मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस थे, जिसमें ये पूछा गया था कि भाई ड्रैप से जो एनओसी या लाइसेंस टू इंपोर्ट है वो कैसे हासिल किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक गौर से देखिएगा। और अगर इसके बाद भी आपके पास कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हल तलब हैं, तो आप हमें दोबारा फिर रब्ता कर सकते हैं ताकि उस चीज़ को क्लैरिफाई किया जा सके वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो उन्वान है वो ये है कि हाउ टू ड्राफ्ट एसओपी वाइल अप्लाइंग विद ड्रैप फॉर लाइसेंस टू इंपोर्ट मेडिकल डिवाइसेस। यानी आज की वीडियो जो है वो फोकस करेगी उन एसओपीज़ की तैयारी पे, जिन एसओपीज़ की बेस के ऊपर फिर आप अपना लाइसेंस अप्लाई करेंगे ड्रैप से। पाकिस्तान में जो मेडिकल डिवाइसेस की इंपोर्ट है उसको ड्रैप डील करता है। मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 जो कि ड्रैप ने इशू किए थे, इनमें तरीका मौजूद है जिसके तहत आप एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं, फिर प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो लाइसेंस के लिए अप्लाई जब आप करेंगे तो उसमें कंडीशंस जो हैं वो चैप्टर 2 में जो रूल नंबर 6 है उसका सबसेक्शन 4 उसमें दी गई हैं। इसमें जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जो किसी भी इदारे को अप्लाई करते हुए फुलफिल करनी चाहिए वो ये है कि पोजेशन ऑफ द प्रीमिसेस, यानी जब आप लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो वो एक किसी ख़ास जगह के लिए होगा, वो लाइसेंस पूरी कंपनी के लिए नहीं होगा। यानी ये नहीं है कि अगर एक कंपनी है और उसके 3-4 मुख्तलिफ जगहों पे दफातर हैं तो वो उन सब दफातर को कवर करेगा। वो लाइसेंस सिर्फ उस जगह को कवर करेगा जिस जगह के लिए वो इशू किया गया है, और आप वहीं पर मेडिकल डिवाइसेस स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप किसी और जगह के ऊपर मेडिकल डिवाइसेस स्टोर करेंगे तो उसके लिए आपको दोबारा अलग लाइसेंस के लिए या एडिशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो लाइसेंस के अंदर जो एड्रेस दिया गया होगा, जब आपको लाइसेंस मिलेगा ड्रैप की तरफ से, उसमें एक लाइसेंस एड्रेस दिया गया होगा, वो उस जो एड्रेस दिया गया होगा उस एड्रेस के ऊपर ही ये इन्फोर्सेबल है, पहली चीज़। सेकंड, जिस जगह के लिए भी आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं उस जगह पे एक प्रॉपर स्टोरेज और हैंडलिंग का निज़ाम मौजूद होना चाहिए। अगर वो निज़ाम वहाँ पे मौजूद नहीं है तो ड्रैप आपको लाइसेंस नहीं देगा। थर्ड, कि जो आपकी स्पेस है या उसको गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस फॉर मेडिकल डिवाइसेस के मुताबिक होना चाहिए। नंबर 4, जो कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ है उसकी सुपरविज़न होनी चाहिए। वो कौन सा कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ है, उसमें ये नीचे यहाँ पे आपको दी हुई है कि या तो ऐसा पर्सन जिसके पास फार्मेसी की डिग्री हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल फिज़िक्स, बायोफिज़िक्स, बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल लेबॉर्ट्री और कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी विद बेसिक फार्मेसी। कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास इनमें से कोई एक एजुकेशन है उसको आप फुल टाइम एम्प्लॉय हायर करेंगे, यानी इसको अपॉइंट करेंगे, और उसकी सुपरविज़न के अंदर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। और जब अगर आपको ये लाइसेंस इशू हो जाता है तो इसके ऊपर उस पर्सन का नाम भी मौजूद होता है। तो नेक्स्ट, जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ड्रैप का मेडिकल डिवाइस बोर्ड, एमडीबी मेडिकल डिवाइस बोर्ड जो है ड्रैप की तरफ से, वो आपकी उस प्रीमिसेस का विज़िट करेगा जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। ये विज़िट इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस विज़िट की आउटकम में या तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा या आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा और आपको दोबारा फिर अप्लाई करना पड़ेगा। इस ड्रैप विज़िट में क्या क्या होता है
इस ट्रैप विजिट के अंदर ट्रैप सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, जो ट्रैप की टीम है। नंबर 1 कि जितनी भी नेसेसरी प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस हैं वो डॉक्यूमेंटेड की गई हैं इन द फॉर्म ऑफ SOP, यानी आपकी SOPs जो हैं वो मौजूद होनी। जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस फॉर मेडिकल डिवाइसेस है उसके तहत जो भी आपने SOPs बनाई हैं वो एक तो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, यानी ज़ुबानी नहीं होंगी, बाकायदा डॉक्यूमेंटेड होंगी। एक उन डॉक्यूमेंट को एंडोर्स करेगी कंपनी बाकायदा साइन और स्टैम्प करके कि ये डॉक्यूमेंट कंपनी के हैं। उसके बाद ट्रैप की टीम उनको रिव्यू करेगी और देखेगी कि इसमें कोई खिलाफ कानून या खिलाफ प्रैक्टिस कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, और अगर वो सेटिस्फाई होगी तो उसके बाद सेकंड फिर वो चेक करेगी कि उसके अंदर जो भी प्रैक्टिसेस दी गई हैं क्या वो सब इन्फोर्सेबल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ कागजी बेसिस के ऊपर यानी कागज़ों में मेंशन की गई हैं, फिज़िकली वो मौजूद नहीं है या उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा। ये 2 चीज़ें हैं। अगर इन दोनों चीज़ों से ट्रैप सेटिस्फाई होगा तो आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा। अगर वो अनसेटिस्फाई होगा तो उस सूरत में या तो वो आपको शॉर्ट टाइम देगा, अगर डिस्क्रिपेंसीज कुछ बहुत मामूली सी हैं तो वो आपको कहेगा कि उतने पीरियड में डिस्क्रिपेंसीज को रिमूव करें और अब ताकि हम आपका केस अप्रूव कर दें, या फिर अगर डिस्क्रिपेंसीज ज़्यादा होंगी तो फिर वो उस केस को डिसअप्रूव कर देंगे। तो इससे आपको पता चला कि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 SOP, नंबर 2 इनकी इम्प्लीमेंटेशन। कौन सी SOPs हैं? ये हमारे पास लिस्ट है स्टैंडर्ड SOPs की जो कि किसी भी कंपनी को बनानी होती हैं। आपने ये सब SOPs जो हैं वो डॉक्यूमेंट करनी है। इसमें सबसे पहले आती है फाइल इंडेक्स। इसके साथ 0 लिखा गया है। फाइल इंडेक्स का मतलब ये है कि ये SOP नहीं है, ये बेसिकली इंडेक्स है जिसमें बाकायदा रेफरेंसिंग होगी कि कौन सी SOP किस पेज के ऊपर मौजूद है। आपकी जो SOP की फ़ाइल है ये प्रॉपर्ली रेफरेंस्ड होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर इसकी रेफरेंसिंग नहीं होगी तो ट्रैप इस पे ऑब्जेक्ट करेगा और आपका केस रिजेक्ट भी हो सकता है। ये उसके बाद SOPs हैं। नंबर 1 SOP साइट मास्टर फाइल, नंबर 2 जॉब डिस्क्रिप्शंस, नंबर 3 SOP फॉर इंपोर्ट और परचेज, नंबर 4 SOP फॉर कंप्लेंट हैंडलिंग, SOP फॉर रिकॉल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, SOP फॉर इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, फील्ड करेक्टिव एंड सेफ्टी एक्शन, distribution of goods, handling of expired medical devices, internal audit, personal hygiene, training, warehouse operation, return and disposal of medical devices, rejected and damaged medical devices, environmental control, labeling, calibration, parts, outsourcing, cleaning and installation। इन सब के ऊपर आपने SOPs जो हैं वो बनानी है। अगर इनमें से कोई भी SOP नहीं होगी या उसमें प्रॉपर प्रोसीजर्स नहीं होंगे तो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। आप ये SOPs खुद भी बना सकते हैं, जिस तरह भी हम आपको वीडियो में आगे गाइड करेंगे। थोड़ा सा कंप्लीट SOPs तो इस वीडियो में बनाना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन हम आपको SOP के बारे में बता देते हैं कि SOPs कैसे बनती है ताकि अगर आप खुद बनाना चाहें तो आप कोशिश कर सकें, और अगर ना बना सकें तो फिर आप किसी कंसल्टेंट को भी हायर कर सकते हैं जो आपके लिए ये काम करेगा, लेकिन डेफिनेटली इस सूरत में आपको उसको पे करना पड़ेगा जो उसकी फ़ीस होगी। तो ये देखें SOPs हम किस तरह बनाते हैं। ये मैं आपको भी इसका बता देता हूँ कि ये हम SOP ये फॉर्मेट है। सबसे पहले पेज के ऊपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर के बाद यहाँ पे जो जगह है वहाँ पे आप जो भी बना रहे हैं, अगर आप साइट मास्टर फाइल बना रहे हैं तो आप यहाँ साइट मास्टर फाइल लिख देंगे। अगर आप SOP फॉर इंपोर्ट ऑफ और परचेज़ बना रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट और परचेज़ ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। उसके बाद यहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा, उसका सिटी आ जाएगा, प्रोविंस और कंट्री, फिर टेलीफोन नंबर और उसके बाद ईमेल। उसके बाद अब आप नीचे से जाएंगे, इसमें नेक्स्ट देखें
कि यहाँ पे जो भी पर्सन प्रिपेयर कर रहा है उसका नाम होगा, उसका डेजिग्नेशन, फिर जो पर्सन रिव्यू कर रहा है यानी जो टॉप मैनेजमेंट है कंपनी की, अल्टीमेटली वही उसको, या जो एप्लीकेंट है जिसके नाम पे एप्लीकेशन जा रही है वो इसको रिव्यू करेगा। यहाँ पे उसका नाम आएगा, उसका डेजिग्नेशन आएगा। क्योंकि ये फर्स्ट एसओपी है इसलिए इसमें कोई रिवीजन वगैरह शामिल नहीं है, तो इसको नील कर दें। डेट ऑफ इशू, जिस डेट को आप इसको फाइनलाइज करेंगे वो डेट आ जाएगी। कब से ये इफ़ेक्टिव है वो डेट आ जाएगी। डॉक्यूमेंट आईडी, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट आईडी डालेंगे। इसकी डॉक्यूमेंट आईडी सबसे पहले यहाँ पे आप कंपनी के नाम का मुखफ़फ़ रख सकते हैं। उसके बाद डैश, आईपी स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट और परचेज। जो एसओपी है ये उसका आईपी -003 जो इस एसओपी का नंबर है। ये बेसिकली वो यूनिक आईडी नंबर है जिससे ये जो एसओपी है वो रिकॉल की जाएगी। ये कंपलसरी है इसके अंदर। अगर ये मैंने बताया था कि अगर ये प्रॉपरली रेफरेंस नहीं होगा तो ट्रैप इस पर ऑब्जेक्ट करेगा और इसको रिजेक्ट कर देगा। अब अगर आप फ़र्ज़ करें नंबर 4 एसओपी बना रहे हैं तो यहाँ पे दोबारा कंपनी के नाम के मुखफ़फ़ पहले 2 या 3 हरूफ ले रहे हैं, डैश। अब रिकॉल ऑफ मेडिकल, ये एसओपी फॉर कंप्लेंट हैंडलिंग, तो आप इसको CH भी लिख सकते हैं, यहाँ पे CH लिखते हैं, -004 आ जाएगा। डिस्क्लेमर, इसमें आप लिख देंगे कि ये डॉक्यूमेंट जो आप बना रहे हैं ये आपकी कंपनी की मलकियत है ताकि इसको कोई और यूज़ ना कर सके। उसके बाद नेक्स्ट पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आप इंडेक्स है। इंडेक्स में यही चीज़, इंडेक्स में जो आप आगे चीज़ें यूज़ होनी हैं वो उनका पेज नंबर वगैरह, जिसमें यानी पर्पस, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसीजर, रिवीजन हिस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ें आगे आएंगी। और ये जिस पेज पे ऊपर होंगी आप वहाँ पे पेज नंबर जो है उसका मेंशन कर देंगे ताकि प्रॉपरली रेफरेंस्ड हो जाए। इसी तरह आपने देखें नीचे फुटर के अंदर यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट नंबर आपने ऊपर यूज़ किया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। इफ़ेक्टिव डेट जो आपने ऊपर डाली इफ़ेक्टिव डेट वो यहाँ पे भी आ जाएगी, फुटर के अंदर भी। और पेज 2, क्योंकि ये पेज का नंबर 2 है सब, तो ये यहाँ पे पेज नंबर 2 आ जाएगा। जो भी पेज का नंबर होगा वो बेसिकली यहाँ पे अपीयर होता जाएगा। उसके बाद ये हेडर में आप देख रहे हैं प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट और परचेज ऑफ मेडिकल, जो एसओपी का नाम है वो यहाँ हेडर में आ रहा होगा और कुछ डिटेल्स फुटर में आ रही होंगी। हेडर फुटर लाजमी है एसओपी के अंदर। अब एसओपी के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो ये हैं, सबसे पहले पर्पस, नंबर 1 पे पर्पस, उसके नीचे आप इसके सब सेक्शन बना सकते हैं कि द पर्पस, इस पर एसओपी का जो भी पर्पस है। अब ये जो हमारे सामने एसओपी है इसका मतलब ये है कि गाइडेंस प्रोवाइड की जाए फॉर इंपोर्ट और परचेज, के इंपोर्ट या परचेज के लिए। तो आप यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना, पर्पस ऑफ दिस एसओपी इज टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर इंपोर्ट और परचेज ऑफ मेडिकल डिवाइसेस सो दैट द रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय कैन कैरी आउट दिस प्रोसेस करेक्टली एवरी टाइम। इसी तरह नंबर 2, इस एसओपी का एक पर्पस ये भी है कि जो नया एम्प्लॉय आए वो भी इस एसओपी को पढ़ने के बाद उसको भी पता चल जाए कि कंपनी में इंपोर्ट या परचेज़ की पॉलिसी क्या है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन कर देंगे। और जिस डिपार्टमेंट का वो है वो यहाँ पे डिपार्टमेंट आप मेंशन कर देंगे। नंबर 3 कि ये जो एसओपी है वो इंटरनल ऑडिट को भी फैसिलिटेट करती है, ये चीज़ आप मेंशन कर दें। नंबर 2 आ जाएगा कि स्कोप, यानी ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। नंबर 3 में आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे। अगेन यहाँ पे आपके प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट हैं। तो दिस एसओपी कवर्स, नंबर 2 स्कोप में दिस एसओपी कवर्स की स्टेप्स टास्क टू बी कंप्लीटेड बाय डैश एम्प्लॉइज़, यानी जो भी कंपनी का डिपार्टमेंट है जो इस एसओपी के लिए, यानी वूमन परचेज़ के लिए या तो प्रोक्योरमेंट होता है या सप्लाई चेन होता है, तो जो भी डिपार्टमेंट होगा यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। ड्यूरिंग द डे टू डे ऑपरेशन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेज, यानी परचेज और आगे इंपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। हाउएवर दिस एसओपी डज नॉट इंक्लूड, जो चीज़ें इस एसओपी में इंक्लूड नहीं है, यानी जो डिपार्टमेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, यानी जिस तरह सेल्स इंक्लूड नहीं है क्योंकि इसमें परचेज़ का सिर्फ जिक्र है, और मार्केटिंग तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़, यानी बेसिकली आप यहाँ पे ये बताएंगे कि कौन सी चीज़ इस एसओपी के स्कोप के अंदर है और कौन सी इस एसओपी के स्कोप के अंदर नहीं है। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किस पर्सन के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब आपका जो भी सिस्टम होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आपका प्रोक्योरमेंट का सिस्टम अलग है, सप्लाई चेन का सिस्टम अलग है, तो आप यहाँ पे बता देंगे कि किस तरह अगर सेल से डिमांड जनरेट होती है
और वहाँ से फिर सप्लाई चेन में आती है और दैन इंपोर्ट में आती है। तो वो चीज़ आप मेंशन, यानी जितने भी लेवल्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। हर कंपनी के लेवल डिफरेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे और आपने अपने मुताबिक, यानी जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे तरीका एप्लीकेबल होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, और बता देना है कि किस शख्स की या किस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉर्मली इस जो परचेज़ है इसके अंदर मल्टी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे 2 या 3 लेवल, अगर एक ही डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो सिंगल लेवल होगा। अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ पर्सनस इन्वॉल्व हो रहे हैं, लो लेवल हाई लेवल एम्प्लॉइज़, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। बेसिकली जो भी होगा, मैं यहाँ पे लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि हर कंपनी का अपना प्रोसीजर होता है। उसके बाद प्रोसीजर में अब आप इंपोर्ट का पूरा प्रोसीजर बता देंगे कि अगर फ़र्ज़ करें कि सबसे पहले आपकी सेल्स टीम डिमांड जनरेट करके भेज दिया, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट भेजेगी, वो किसको भेजेगी। हो सकता है वो अपने सेल्स डायरेक्टर को भेजे, सेल्स डायरेक्टर फिर उसको सप्लाई चेन को रेफ़र करे, सप्लाई चेन फिर स्टॉक चेक करे, अगर स्टॉक नहीं है तो वो इंपोर्ट को रेफ़र कर दे, या जो भी कंपनी का सिस्टम है वो सारा का सारा इंक्लूड आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है प्रोसीजर के अंदर। ये प्रोसीजर आप कोशिश करें कि नंबर वाइज हों, ताकि हर चीज़ अलग अलग, जितने भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, जिस डिपार्टमेंट और जिस डिपार्टमेंट में जिस पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे मेंशन की जाएगी। ये इसके अंदर ऑर्डर प्लेसमेंट, कि ऑर्डर कैसे प्लेट किया जाएगा, स्टॉक कैसे, बेसिकली ये पूरा प्रोक्योरमेंट सिस्टम डिमांड जनरेशन से लेकर स्टॉक अराइवल तक जो भी सिस्टम है, और क्योंकि इंपोर्ट है तो ज़ाहिर है इसमें इंपोर्ट भी इन्वॉल्व है, वो सारा का सारा प्रोसीजर यहाँ पे आपने जो है ना परचेज़ ऑर्डर, गुड्स रिसीविंग नोट, हर चीज़ का, और जो जो डॉक्यूमेंट आपका यूज़ होगा इसके अंदर, यानी एक फ़र्ज़ करें अगर आपकी डिमांड जनरेट होती है तो आप स्टॉक रिक्विजिशन इशू करते हैं, या सप्लाई चेन परचेज ऑर्डर इशू करता है, फाइनेंस पेमेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस देता है उसके लिए बैंक पेमेंट डॉक्यूमेंट्स करता है, उसके बाद जब स्टॉक आता है तो गुड रिसीविंग नोट उसमें के थ्रू स्टॉक को इन किया जाता है। ठीक है, अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है तो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, कौन बनाएगा, कौन उसको अप्रूव करेगा, और अगर वो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट मूव करेगा तो किस किस डिपार्टमेंट में मूव करेगा, वो सब यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाएगा यहाँ पे एसओपी रिवीजन, ये हर एक में होगा क्योंकि ज़ाहिर है एसओपी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। किसी भी वक्त हालात ऐसे हो सकते हैं कि इसको रिवाइज़ करना पड़े, या इसमें कोई नई एडिशन या डिलीशन करनी पड़े, या अमेंडमेंट करनी पड़े, तो वो कब होगी और कौन करेगा, किस तरीके से होगी, कौन सा डिपार्टमेंट उसको जनरेट करेगा, कौन अप्रूव करेगा, वो सब तरीका यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद रिवीजन हिस्ट्री, फ़र्स्ट टाइम तो रिवीजन हिस्ट्री कोई भी नहीं होगी क्योंकि ज़ाहिर है ये फ़र्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट बन रहा है। हाँ, जब आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाए और आप दोबारा इसकी लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे आपको रिवीजन हिस्ट्री को भी फिल करना पड़ेगा कि आपने कब इस डॉक्यूमेंट को रिवाइज़ किया था, किसने इस डॉक्यूमेंट को ओके किया, और वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट किस किस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो जो डिपार्टमेंट है, मसलन इसके अंदर अगर आपका सेल्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है तो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट का मेंशन करें। फिर अगर सप्लाई चेन इन्वॉल्व है तो सप्लाई चेन को, अगर प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व है तो प्रोक्योरमेंट को, अगर एडमिन ऑफिस है तो एडमिन ऑफिस को, यानी जितने भी डिपार्टमेंट कंपनी के इस प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व हैं उन सब के नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि उन सबको एक एक कॉपी जो है वो इस डॉक्यूमेंट की फॉरवर्ड होगी। तो दोस्तों ये था मुकम्मल तरीका एसओपी बनाने का। इसी तरह आप ये बाकी एसओपीज़ भी खुद ड्राफ्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट के रोल ऑफ कंसल्टेंट इन गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम ट्रैप। मुख्तलिफ लोग जो ट्रैप से आपको ये अप्रूवल लेके देते हैं, ट्रैप के साथ एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, तो उनको भी आप हायर कर सकते हैं। अगर आप किसी को हायर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपका केस क्विक प्रोसेस होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में स्टैंडर्डाइजेशन होगी, आपके डॉक्यूमेंट एक सेट स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होंगे, उनमें बार बार चेंजिंग की ज़रूरत नहीं होगी और उसमें डिस्क्रिपेंसीज भी कम आएंगी।
दूसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है स्टाफ की ट्रेनिंग इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। अगर इन डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी का कोई रोल लिखा हुआ है और टैब कल को उससे पूछता है कि भाई क्या आप इस चीज़ को क्वेश्चन करता है और उसे आगे से पता नहीं होगा उस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, तो डेफिनेट बात है आपका जो है वो केस फ़ौरन रिजेक्ट हो जाएगा कि आपका स्टाफ प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है। तो जहाँ इस डॉक्यूमेंट को बनाना इम्पॉर्टेंट है वहीं पे आपके स्टाफ की ट्रेनिंग उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक करना और फिर उस ट्रेनिंग का टेस्ट लेना। तो ये काम भी अगर आप खुद कर सकते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं कर सकते तो आप कंसल्टेंट हायर कर लें, क्योंकि आपको कंसल्टेंट को जो भी कॉस्ट देनी पड़ेगी वो तकरीबन 5 साल के ऊपर स्प्रेड होगी। आप इस लाइसेंस की जो मुद्दत है वो इशू होने के बाद 5 साल होती है, यानी 5 साल के बाद ये जाके रिन्यू होता है। तो यानी ये आपकी एक फ़िक्स्ड कॉस्ट है, एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट है, तो आप इसको भी हायर कर सकते हैं। लेकिन अगेन कोशिश करें कि अगर खुद बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो तीसरा ये है कि आप इसमें डेडलाइन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि 2 माह या 3 माह के अंदर आपका केस जो है वो फाइनल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें हमने कोशिश की सब SOPs को बनाना और कवर करना के लिए तो शायद 3-4 घंटे की वीडियो चाहिए होती, लेकिन ये है कि इसके अंदर हमने आपको बता दिया है कि अगर आप SOP बनाना चाहें तो ये तमाम SOPs इसमें मेंशन की गई हैं। ये बना के उसके बाद आप इनका प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट निकालने के बाद जो बंदा प्रिपेयर कर रहा है वो इसको साइन करेगा, जो अप्रूव कर रहा है वो भी साइन करेगा, कंपनी इस पर स्टैम्प करेगी और इनकी कॉपियाँ मुतलका जगहों पे यानी स्टोर वाली कॉपी स्टोर में, अकाउंट्स वाली अकाउंट्स में, और एक मास्टर फाइल बन जाएगी। 2 कॉपीज़ उस मास्टर फाइल की होंगी। एक जब ड्रैप की मेडिकल डिवाइस बोर्ड आएगा तो उसके सामने रखेंगे और दूसरी जो है वो उस पर्सन के पास होगी जो उनके सवालों के जवाब देगा। तो ये है मुकम्मल तरीका। अगर आप फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।